नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे खेती की और किसानी की, लेकिन इस खेती किसानी के बीच जो बात आज हम करने जा रहे हैं उस पे आम तौर पे सीधे हम मंडी.com में बातचीत कम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बातचीत हमारी मंडी.com में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं, एफपीसीज हैं, किसान हैं, उनसे जुड़ी होती है। लेकिन आज के एपिसोड में जो हम बातचीत करेंगे वो एक ऐसे क्षेत्र से वो जुड़ी बातचीत है जिससे सीधे तौर पे किसानों का कोई साबका लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रगतिशील किसान और खेती में प्रगतिशीलता बढ़ रही है, जिस तरह से किसान उत्पादक संगठन आगे आ रहे हैं और अपने कारोबार को लेकर रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं, उसमें इस क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कृषि निर्यात की, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की। और ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारत सरकार ने बहुत ज्यादा जोर कृषि पर और कृषि निर्यात पर दिया है, और शायद यही कारण है कि हमने लगातार ये बात की है कि पिछले साल जब कोरोना के प्रकोप के कारण चारों तरफ हमने लॉकडाउन का माहौल देखा था और हमने देखा था कि लगभग सारे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे वो पीछे गए, उनमें नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। वहीं कृषि में बढ़ोतरी हमने देखी थी, करीब 3.5% की जीडीपी बढ़ोतरी हुई थी कृषि में। और अब जो आंकड़े आए हैं कृषि निर्यात के, वो बता रहे हैं कि 2021 में कृषि निर्यात करीब 18% बढ़ा है और करीब करीब 43 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। इन सारे मसलों पर ये जो आंकड़े आए हैं उस पर और इन आंकड़ों में जो कमी रही है उस पर भी बातचीत हम करेंगे। और इस बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान, खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। आज के हमारे दोनों मेहमान पत्रकार हैं और अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज पत्रकार हैं। हमारे साथ राजीव रंजन झा हैं, जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार पैनी नजर इनकी रहती है। हमारे साथ दूसरे पत्रकार जो आज जुड़े हुए हैं, प्रमोद कुमार झा। और प्रमोद जी कृषि पर खास ध्यान रखते हैं, अर्थव्यवस्था के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें, और कृषि पर काफी लंबे समय से इनका अपना एक विश्लेषण है। तो आप दोनों से हम ये आज समझेंगे कि जो कृषि के आंकड़े, कृषि निर्यात क्या हैं, उनका मतलब क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है और किसानों की भागीदारी उसमें और किस तरह से बढ़ सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। राजीव जी, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हालांकि जैसा कि मैंने कहा पिछली साल 18% कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो कृषि निर्यात, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से हो या खुद भारत सरकार के लक्ष्य के लिहाज से हो जो 60 अरब डॉलर का था 2022 में, उससे काफी पीछे है। इसके लिए क्या पूरा दोष हम जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको दें, या आपको लगता है कि नीतिगत जो थ्रस्ट है उसमें भी कहीं कमी रही है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों ने निश्चित रूप से उन्हें कह सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं कुछ समय के लिए बदल दी हैं। तो जिस मशीनरी का ध्यान निर्यात बढ़ाने पर होना चाहिए था, उस मशीनरी का ध्यान इस समय एक आपदा प्रबंधन पे है। तो हम ये नहीं मान सकते कि बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारी योजनाएं जिस तरीके से चलनी चाहिए थी उस तरीके से चल सकेंगी। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि इस समय जो 2022 का लक्ष्य है वो तो 60 अरब डॉलर का, वो किसी भी स्थिति में पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बल्कि 2013-14 में जो पिछला रिकॉर्ड स्तर था, अभी हम उसको भी पार नहीं कर पाए हैं। अभी वापस 3-4 साल के ठहराव के बाद हमें थोड़ी सी इस पिछले वित्त वर्ष में एक तेजी वापस लौटती हुई दिखी है। ये अपने आप में संतोष की बात है, राहत की बात है, लेकिन अभी भी हम वो चाल हासिल नहीं कर पाए हैं जिसकी जरूरत है। जी, यानी संतोष तो जरूर है कि ऐसे समय में जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था उस समय हमारी खेती ने काम किया है, लेकिन निश्चित तौर पे अभी रास्ता आगे का बहुत लंबा है, कठिन है। प्रमोद जी, आप इस को कैसे देखते हैं? एक तरफ देखा जाए तो निर्यात में 18% की वृद्धि एक बहुत बड़ी वृद्धि, बड़ी सफलता है, लेकिन इस सफलता में जैसा कह रहे थे राजीव,
आपको आगे किस तरह का, आगे की जो राह है वो कैसी दिख रही है, और इसमें इस जो पीछे का कठिन समय था उसमें भी जिस तरह से खेती ने प्रदर्शन किया है, ये कुछ उम्मीद जगाता है आगे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, काफी उम्मीद है हमें। खासतौर से अभी जैसे कोरोना काल में तमाम मशीनरी जो है वो संकट से निपटने में लगी हुई है। उस समय हमारा कृषि निर्यात, खासतौर से उन कृषि उत्पादों का जिसका निर्यात कम होता था, उसमें हमने देखा कि काफी वृद्धि हुई है। और ये आंकड़े बताते हैं कि कहावत जो है कि आपदा में अवसर, अगर आपदा में अवसर का सटीक अर्थ ढूंढे तो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिला है। जब तमाम अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र जो है बंद पड़े थे, वो कृषि का क्षेत्र चल रहा था। और हमने देखा खासतौर से आप गैर बासमती चावल का जो निर्यात हमारा हुआ है, गेहूं का निर्यात भले ही आंकड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी आप देखें तो काफी वृद्धि हुई है। ये प्रमोद जी, आपने एक विषय उठाया है, यानी कृषि में जो निर्यात है उसमें भी ये देखना कि किस कमोडिटी का निर्यात कितना हो रहा है और क्या वहां का संतुलन ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। हम लौटेंगे थोड़ी ही देर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज कृषि निर्यात की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि निर्यात का जो आंकड़ा आया है, यानी 2020-21 में 18% की बढ़ोतरी का जो आंकड़ा आया है, उसमें कितनी उम्मीद छिपी है और आगे के लिए किस तरह के संकेत हैं। यानी कृषि निर्यात से जुड़ी हुई अगर जो भी बातें हैं या कृषि क्षेत्र की समृद्धि में जो कृषि निर्यात का योगदान है, उसमें आगे का रास्ता किधर की ओर जाता है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन झा और प्रमोद कुमार बने हुए हैं इस समय। तो राजीव जी, जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, वहां से अब थोड़ा सा बातचीत को मैं मोड़ के लाना चाहता हूं। जो अपने कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं और कृषि क्षेत्र में कोई भी विकास की बात, जैसे ठीक है एक अभी हम निर्यात की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भी जो भी बातें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उसमें महत्वपूर्ण है कि जो भी विकास हो रहा है उस विकास का फायदा जो वास्तव में इस जो जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी जो किसान है, उस तरह तक भी पहुंचे। अभी तक होता यह था कि आमतौर पे निर्यात, जो कृषि निर्यात जैसे जो विषय होते थे, तो छोटे किसानों की भागीदारी उसमें बहुत ज्यादा नहीं बन पाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जिस तरह किसान उत्पादक संगठनों पर खास तौर से सरकार का जोर रहा है, और चाहे वो एपीडा से हो या दूसरी जो सरकारी संस्थाओं से जिस तरह से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो निर्यात के क्षेत्र में बढ़ें, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर कृषि निर्यात आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता है तो उसमें क्या एफपीसी का जो ढांचा खड़ा हो रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उसके कारण किसानों को में इसके लाभ की भागीदारी बढ़ने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से एक छोटा किसान जो है आज की तारीख में तो स्थिति यह है कि उसे अपने पास की मंडी तक पहुंचना मुश्किल होता है। वो चाहता है कि कोई बिचौलिया आकर के उसके खेत से उठा करके ले जाए, तो उसकी फसल की जो कीमत भले थोड़ी कम मिले लेकिन उसके हाथ में पैसे आ जाएं। तो जो किसान अपने पड़ोस की मंडी तक नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए निर्यात बाजार के बारे में सोचना आज की तारीख में बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन जो ढांचा नया बन रहा है, और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि हाल में जो 3 कृषि कानून बने जिनको स्थगित करना पड़ा, ये एक ऐसा बुनियादी सुधार कृषि क्षेत्र में ला रहे थे जिससे किसान को बाजार से जोड़ना, और वो बाजार स्थानीय बाजार भी हो सकता है और वहां से लेकर के वैश्विक बाजार, निर्यात बाजार भी हो सकता है। उस बाजार से जोड़ना किसान को, यही इन कानूनों का मुख्य मकसद रहा है। और उसमें थोड़ी अड़चन आई है, लेकिन आशा कर सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें, स्थिति फिर उस दिशा में बढ़ेंगी जिस दिशा में इन चीजों को बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप इन चीजों का रास्ता बहुत समय तक रोक नहीं सकते हैं।
आप किसानों का भविष्य जो है उसे बहुत समय तक बांध करके रख नहीं सकते हैं। अंततः आपको किसान को बाजार के दरवाजे तक पहुंचाना पड़ेगा। और हम ये सोचें कि एक किसान खुद अपनी छोटी जोत के साथ वो खुद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अप्रोच करने लगेगा, तो वो नहीं होगा। आपको बीच में एक मध्यस्थ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो कोई सरकारी एजेंसी हो, एफपीओज हो, निजी कंपनियां उसमें हिस्सेदारी करें, ये सारे रास्ते आपको खोलने पड़ेंगे। और उसमें जहां जहां जो अड़चने आ रही हैं उसको देखना पड़ेगा। इस सरकार ने क्लस्टर वाइज जिले के आधार पे चीजों को देखने का जो एक नजरिया अपनाया है, उसके आधार पे रणनीति बनाने की जो तैयारी की है, उसका भी फायदा मिलेगा। क्योंकि आप पूरे देश के लिए एक नीति बना करके नहीं चल सकते हैं। हर जिले में कुछ खास अलग हो रहा है, उसका निर्यात बाजार में कहाँ पे आप उसकी संभावनाएं देख सकते हैं, कैसे उन संभावनाओं को फलितार्थ किया जा सकता है, ये सारी बातें जो हैं वो एक एक जिले के हिसाब से, एक एक क्षेत्र के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो उसकी एक सार्थक रणनीति, एक सटीक रणनीति बनाई जा सकती है। प्रमोद जी, मैं आपसे जो बात पहले हो रही थी, मैं आपसे उसी मुद्दे पर आता हूं। आपने जिक्र किया कि बासमती चावल को हटा के जो निर्यात हुआ है, और फिर आप कुछ जो जिसको नकदी फसलें कहते हैं और जिसको मेंथा के आप जिक्र कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा है देश के कुछ जाने माने जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अभी हाल में जो 2020-21 के कृषि निर्यात के हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 18% बढ़ोतरी की, उस पे ये कह के सवालिया निशान लगाया है कि भले ही कृषि निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो करीब 28% हिस्सा जो इसका है वो चावल और चीनी के निर्यात का है। ये दोनों ही ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज्यादा पानी पीती हैं। यानी 1 किलो चीनी के लिए जहां 2000 लीटर पानी माना जाता है कि उसकी जरूरत होती है, वहीं चावल में देखें तो 1 किलो चावल उत्पादन के लिए करीब करीब 4000 लीटर पानी जरूरत पड़ती है। तो उसमें ऐसे जो कृषि अर्थशास्त्री कुछ हैं, उनका मानना है कि ये बहुत अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा चावल और चीनी जो उत्पादन करके और निर्यात कर रहे हैं, तो दरअसल एक पहले से ही वाटर स्कैर्सिटी हमारे यहाँ है, तो हम पानी एक तरह से निर्यात कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप जो कह रहे थे, मैं उस पर थोड़ा और आपसे विस्तृत एक इस पर आपकी राय समझना चाहूंगा कि किस तरह का बदलाव जो कृषि निर्यात में जो पोर्टफोलियो है भारत का, उसमें किस तरह का बदलाव किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? हमें उन उत्पादों को शामिल करना होगा जिनका किसानों को अच्छा दाम मिल सकता है। महंगी फसल, खासतौर से आपको वानिकी फसलों को शामिल करना होगा। शहद, स्पाइस का हम बहुत निर्यात करते हैं, लेकिन मखाना जैसे उत्पाद है, शहद है, यानी कुछ ऐसे उत्पाद है जो कृषि से संबंधित है, उन पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, उन पर फोकस होना, जिससे कि किसानों को उसका अच्छा भाव मिले। आज देखिए कि मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार, लेकिन बिहार में जो पानी का क्षेत्र है वो उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि हम लोगों को एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करके चलना होगा। ये नहीं कि हमारे पास जो ज्यादा कुछ उत्पादन हो रहा है उसका हम निर्यात कर दें, बल्कि हम तय करें कि क्या ज्यादा निर्यात से किसानों को फायदा होने वाला है, और उनके निर्यात के लिए अपनी नीति, जो निर्यात नीति है, उसमें उस पर खास तौर से ध्यान दें, उसको शामिल करें और उस पर आगे काम करें। तो इससे ये होगा कि जो पहला सवाल मैंने राजीव जी से पूछा था कि ये होगा कि जो कृषि निर्यात बढ़ रहे हैं उसका फायदा सीधे तौर पे किसानों को भी मिलेगा। फिलहाल अब लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी मंडी.com में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज कृषि निर्यात की, और कृषि निर्यात के जो आंकड़े हाल में आए हैं, जो एक तरह से काफी सकारात्मक आंकड़े हैं, और 18% की वृद्धि 2020-21 में कृषि निर्यात में दर्ज की गई है।
और कैसे उसमें किसानों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, ये भी हमारी आज की चर्चा का विषय है। हमारे साथ जो चर्चा में दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन झा और प्रमोद कुमार, इन दोनों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कृषि निर्यात को किसान उन्मुख बनाया जा सकता है। राजीव जी, पिछले सेगमेंट में आपने जो एक बात कही थी, महत्वपूर्ण बात थी, और मैं उसी पे एक बार फिर से वापस आना चाहता हूं। कृषि सुधार से जुड़े कानूनों की बात आपने कही थी, और दुर्भाग्य से ये कानून अभी नहीं है, इनफोर्स नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए इसमें रोक लगाया है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में वापस ये कानून जब आ जाएंगे फोर्स में, तो इसमें जो आपने बात कही, मैं एक खास तौर से अलग अलग बात अगर करें तो जो वेयर हाउसिंग से जुड़ा कानून है, जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो सुधार की बात कानून में की गई है, जिसमें कि स्टॉक लिमिट्स हटाए गए हैं, और माना ये जा रहा है या जा रहा था पहले भी कि इस कानून के हटने से वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निजी निवेश आएगा। कृषि निर्यात में आप इस जो एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम मानते रहे हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है इसकी, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और आगे अगर ये कानून लागू होता है तो कृषि निर्यात में कितना बल या समर्थन इसको मिलेगा इससे? देखिए, वेयर हाउसिंग और मार्केट लिंक, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं यदि आप किसान को निर्यात बाजार से जोड़ना चाहते हैं। दोनों चीजें जरूरी है। सबसे पहले मार्केट लिंक, क्योंकि आज किसान क्या उगाता है? वो चीज उगाता है जिसके बारे में उसे पता है कि हाँ, पास पड़ोस की मंडी में इसका खरीदार मिल जाएगा। वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि ऐसी चीज उगाइए जो, जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, जो महंगी हो। वो ये देखता है कि यहाँ जो व्यापारी खरीदने के लिए आ रहा है वो क्या खरीदता है। वो सस्ता खरीदता है, महंगा खरीदता है, वो उसकी चिंता बाद में होती है। पहले ये चिंता होती है कि मैं जो उगाऊं वो बिक जाए। यदि आपके पास मार्केट लिंक का एक ढांचा होगा तो किसान को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात थी, उसमें भी यही था कि किसान को पक्का भरोसा मिले कि आप ये चीज फसल उगाइए, हम इसे खरीद लेंगे। उसके बाद आपको फसल उगने के बाद आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत है, क्योंकि आप जब तक निर्यात करेंगे और बीच में फसल तैयार हुई, उसके बीच में आपको वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें, मार्केट लिंक और वेयर हाउसिंग, इन दोनों का ढांचा खड़ा करने की बहुत जरूरत है। जी प्रमोद जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा आपसे दूसरे एंगल से पूछता हूं, जो राजीव जी ने कहा है। ये पहले मुर्गी या पहले अंडे वाली बात है। अगर किसान को ये भरोसा है कि, जैसे आपने मखाने की बात कही थी या उससे पहले आपने मेंथा की बात कही थी, किसान मान लीजिए कि निर्यात के हिसाब से अपनी उपज, अपनी खेती को स्ट्रीमलाइन करता है, योजना बनाता है, लेकिन ये गारंटी उसकी नहीं होगी कि निर्यात में ही सारा माल उसका जाएगा। ऐसे में जो डोमेस्टिक मार्केट अगर तैयार नहीं है, उसके लिए घरेलू बाजार नहीं है, तो किसान ये कैसे ये खतरा ले, कैसे ये जोखिम ले कि वो निर्यात को ध्यान में रख के केवल अपनी उपज करे, और मार्केट लिंकेज अगर उसको नहीं मिल रहा है तो कैसे वो आगे बढ़े? इसका समाधान क्या है? नए कानून में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव है, संशोधन है, उससे प्रोसेसिंग को बल मिलेगा। दूसरा, जो एक अभी चर्चा हुई कि चावल और चीनी की, किसानों को अगर भरोसा होगा कि ये फसल उगाने से हमको इसका अच्छा दाम मिल जाएगा तो वो उगाएंगे। क्यों चावल और चीनी या गेहूं ज्यादा क्यों होता है हमारे यहाँ, क्यों गन्ने की खेती ज्यादा? क्योंकि वो लगता है कि इसका एश्योर्ड प्राइस है, एमएसपी पर खरीद हो जाएगी फसलें, चावल और गेहूं, और गन्ने का एफआरपी मिल जाएगा। अगर उसको यह भरोसा हो कि ये फसल जो हम उगा रहे हैं उसका अच्छा दाम मिले, प्रोसेसिंग यूनिट्स उसको खरीदे, जैसे एफपीओ की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की, एफपीओ मजबूत होगा। अगर देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है वो बनेंगे, तो छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा कि वो अगर कम भी कोई फसल उगाते हैं तो सीधे उस लिंक में प्रोसेसिंग जो है लिंक में वो
शामिल हो जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स तक वह पहुंचेगा, बेहतर दाम सुनिश्चित होगा। तो नए कानून के तो फायदे हैं। जो ये बातें अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने कही हैं, अगर उनको हमने पूरा किया तो इस जो लाभ होगा इसका देश को, वो लाभ किसानों तक भी जाएगा। राजीव जी, प्रमोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे आज के दोनों मेहमान, राजीव रंजन झा और प्रमोद कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन्होंने लगातार कई सालों तक बहुत नजदीक से कृषि को और अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को देखा है और जिन्होंने कृषि निर्यात और किसानों से उसको जोड़ने पर यह सारी बातचीत आपके साथ की। मंडी.com में आज की चर्चा बस इतनी ही, लेकिन आप जाइए कहीं मत, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।